स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि कास्ट आयरन क्या होता है। हमने देखा था कि पिग आयरन के बारे में कि पिग आयरन हमारे पास जो है, जो हम ब्लास्ट फर्नेस से निकालते हैं आयरन, वो हमारे पास होता है पिग आयरन। ठीक है, पिग आयरन होता है। और हम ये देखते हैं कि उसके बाद फिर हमारे पास आता है कास्ट आयरन, पिग आयरन से आता है। ठीक है, हम देखते हैं कि कास्ट आयरन जो होता है वो क्या होता है, वो एलॉय होता है। किस चीज का? ये एलॉय होता है आयरन का। तो हम लिख देते हैं एलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, फेरस एलॉय भी कहते हैं इसको, या एलॉय ऑफ आयरन होता है। फिर हम ये देख लेते हैं कि ये पिग आयरन से बना होता है। तो पिग आयरन से किस तरह से बनता है कि पिग आयरन, क्योंकि खुद भी पिग आयरन जो है वो मेल्ट होके बना होता है ना। वो आयरन को जो है मेल्ट किया होता है, उसके बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पिग आयरन आ जाता है। पिग आयरन को मजीद मेल्ट किया जाता है। ठीक है, और किस तरह से मेल्ट किया जाता है कि हम इसके अंदर जो है वो और चीजें भी शामिल कर देते हैं। अब कौन कौन सी शामिल करते हैं इसके अंदर चीजें? इसके अंदर हम जो है वो स्क्रैप आयरन शामिल कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्क्रैप आयरन शामिल हो जाती है। फिर इसके अंदर और क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं? इसके अंदर जो है वो स्क्रैप स्टील भी शामिल हो जाती है। ठीक है, हम स्क्रैप स्टील भी लिख देते हैं। स्क्रैप स्टील, स्टील भी हम देखेंगे कि स्टील क्या होती है। फिर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट जो कहते हैं, वो भी हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। अभी हम पिग आयरन को ही मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको मेल्ट कर रहे हैं, और मेल्ट करते हुए ही हम इसके अंदर डिफरेंट चीजें डाल रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डाला। फिर हम इसके अंदर जो है वो कोक, जो कार्बन की एक फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि कार्बन ही होती है। ठीक है, तो ये भी जो है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट जो है वो एलोइंग एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। हम ये भी लिख देते हैं एलोइंग एलिमेंट्स, या उनको हम एलोएंट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो है वो आयरन का एलोय है। ठीक है, हम आयरन का एलोय कह रहे हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं एलोइंग एलिमेंट्स या एलोएंट्स भी जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से एलोइंग एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इसके अंदर जो एलोइंग एलिमेंट्स शामिल होते हैं, हम कुछ के यहाँ पे नाम लिखते हैं। जिस तरह से हो गया निकल, NI, इसके लिए सिंबल लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है क्रोमियम, इसके लिए हम CR लिखते हैं। MO होता है मोलिब्डेनम कहते हैं, इसके लिए MO लिखते हैं हम। CU कॉपर के लिए आ गया। ठीक है, ZR जिरकोनियम होता है। TI टाइटेनियम होता है। ठीक है, इसी तरह BI बिस्मथ होता है। ये जो है वो कॉमन एलोयंट्स हैं या एलोइंग एलिमेंट्स हैं जो यूज होते हैं कास्ट आयरन की फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर हमारे पास मेल्ट फॉर्म में हम देखते हैं कि इसको हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देके हीट करते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो एक मोल्टन फॉर्म में आ जाता है कास्ट आयरन। अब होता क्या है कि कास्ट आयरन को हम डिफरेंट मोल्ड्स में डाल लेते हैं, सांचों में डाल लेते हैं। ठीक है, और जिस तरह की हमें इसकी शेप चाहिए होती है, हम उस तरह की शेप में डाल के इसको जो है वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या चीज आ जाती है? इस तरह से हमारे पास कास्ट आयरन आ जाती है। और अगर कास्ट आयरन में हम परसेंटेज देखें, तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज की परसेंटेज जो है वो पिग आयरन से जो है थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि जिस तरह पिग आयरन में हम कहते हैं कि 3 to 5% जो होता है वो इसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, और अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो इसके अंदर 2 to 4% जो है वो कार्बन मौजूद होता है। और जो ये एलोइंग एलिमेंट्स हैं, इनकी डिफरेंट जो है वो हम देखते हैं कि अमाउंट्स इनकी मौजूद होती हैं। जिसकी जितनी अमाउंट मौजूद होती है उसी से पता चलता है कि उसकी जो है वो कास्ट आयरन की कैसी प्रॉपर्टी होगी। यानी कि हमारे पास कास्ट आयरन की डिफरेंट जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाली। फिर हम ये देख लेते हैं कि कास्ट आयरन जो है वो 6th सेंचुरी से यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, 6th सेंचुरी से यूज किया जा रहा है। और कौन किन्होंने सबसे पहले यूज करना शुरू किया? चाइनीज ने। चाइनीज जो थे वो कास्ट आयरन को प्रोड्यूस करते थे और इसको जो है वो यूज करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद 14th सेंचुरी में जो है वो यूरोप में जो है वो कास्ट आयरन यूज होना शुरू हुआ। हम कहते हैं यूरोप में कब शुरू हुआ है? 14th सेंचुरी में यूरोप में बहुत ज्यादा कास्ट आयरन का जो है वो इस्तेमाल शुरू हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज देख लें, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये लोड बेयरिंग होता है, ये जो है वजन ज्यादा उठा सकता है, ये हाई स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, हम इसको कहते हैं लोड बियरिंग होता है। ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रेंथ होती है, और इसकी इसी स्ट्रेंथ की वजह से हम इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। पहले तो बहुत ही यूज किया जाता था कि हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। इसके अलावा हम देखते हैं और कहाँ यूज होता था, और ये जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज्यादा थी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, LICATIONS, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसकी बहुत ज्यादा थी। मसलन कि ये बहुत सारी चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत से टूल्स बनते थे इससे। ठीक है, रेलिंग्स, पाइप्स, गेट्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो हम देखते हैं कि किस चीज से बनता था? ये जो है वो कास्ट आयरन से बनाया जाता था। ठीक है,
और अब भी बनाया जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है। जिस तरह से ये जो है हम देख रहे हैं कि बेयरिंग है, तो ये किस चीज से बनाए जाते हैं, ये नट्स वगैरह जो है ये यूजुअली जो है वो हम देखते हैं कास्ट आयरन से बनाते हैं, इस वजह से क्योंकि कास्ट आयरन जो होता है वो हाई स्ट्रेंथ यील्डिंग होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ की वजह से कंस्ट्रक्शन में भी ये यूज होता था, लेकिन हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी की बात से, 20th सेंचुरी के बाद से कास्ट आयरन की जगह हमने स्टील जो है वो यूज करना शुरू कर दी। कास्ट आयरन की जगह स्टील यूज करना शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस अभी भी हम इसकी बेशुमार देखते हैं। इस तरह से इसकी एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हम बंजन बर्नर इस्तेमाल करते हैं लैब में जो बंजन बर्नर इस्तेमाल होता है, इसकी जो हम बेस देखते हैं वो भी किस चीज की बनी हुई होती है, कास्ट आयरन की। इसकी जो बेस हम देख रहे हैं वो कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि कास्ट आयरन जो है वो उसको हम ग्रे आयरन या हम सिल्वर या हम उसको व्हाइट आयरन भी कहते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट शामिल है इसके अंदर। ठीक है, ग्रे को हम यहाँ पे ठीक करके लिखते हैं, जी इसका जो है वो हम सही कर लेते हैं यहाँ पे, जी ग्रे आयरन। ठीक है, इसको हम ग्रे आयरन भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो व्हाइट आयरन भी कहते हैं। ठीक है, व्हाइट आयरन। और ये डिपेंड करता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसी के मुताबिक हम जो है वो इसको ग्रे आयरन या व्हाइट आयरन कहते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास कास्ट आयरन होता है ये जो है वो ब्रिटल इसकी प्रॉपर्टी होती है, और अगर हम इसको फोर्स लगाएं तो ये डिफरेंट शेप्स में नहीं आता, तो हम देखते हैं कि ये जो है वो डायरेक्ट टूट जाता है। ठीक है, यानी कि इसको फोर्स लगाने पे ये किसी और शेप में बदलेगा नहीं, बल्कि ये जो है वो डायरेक्ट टूट जाएगा, तो हम कहते हैं ये ब्रिटल है। ठीक है, और ब्रिटल होने की वजह से हम देखते हैं कि ये जो है वो इसकी जिस तरह पिग आयरन जो था वो भी ब्रिटल था। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो कास्ट आयरन है ये भी ब्रिटल है। ठीक है, तो यानी कि ये ज्यादा जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको जो है वो कास्ट आयरन कहते हैं। कि हम इसके अंदर देखते हैं कि जब हम इसको मोल्टन फॉर्म में ये मौजूद होता है, जब ये बनाया जाता है, तभी हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो डिफरेंट मोल्ड्स में, सांचों में जो है वो डाल देते हैं मोल्टन फॉर्म में ही, ताकि जब ये मेल्ट हो, जब ये सॉलिडिफाई हो, ठंडा हो गया सॉलिडिफाई होगा, तो इसकी जो है वो एक शेप आ जाए। तो ये हमारे पास है कास्ट आयरन, जो कि एलॉय होता है आयरन का, और हमने देखा कि ये कार्बन जो है इसके अंदर 2 to 4% मौजूद होता है कार्बन, और इसके अंदर जो डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट्स शामिल होते हैं, और ये पिग आयरन को मेल्ट करके दोबारा से हम जब मेल्ट करते हैं पिग आयरन को, तो इससे ये जो है वो हासिल किया जाता है।